सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये YouTube का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये 1 रुपया भी क्यों दें। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता। ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है, वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन में। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर एंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को। और हाँ, जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे, उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिन होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों, यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच। तो आज के लेक्चर की बच्चों हमारी हेडिंग आप डाल सकते हो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब पता है क्या होता है? कि जैसे कोई बिजनेस है, क्या वो सारे पैसे अपने पास कैश में रखता है? आपको क्या लगता है, हमारे पास बाहर जो ऑफिस में फीस आती है वो हम सारी क्या ऑफिस के गल्ले में यानी ड्रॉर में ही रखते हैं ऐसी कैश? चेक से आती है तो वो कहाँ जमा करते हैं? बैंक में जमा करते हैं ना। तो हर बिजनेस जो होता है वो कोई ना कोई बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करता है ना। और आपको पता है कि जब कोई बिजनेस बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो उस अकाउंट का टाइप कौन सा होता है, वो कौन से अकाउंट का, मतलब किस प्रकार का अकाउंट होता है? वैसे आपको शायद ना पता हो, करंट अकाउंट। वेरी गुड। तो अकाउंट के भी बहुत से टाइप्स होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड, एफडी आपने सुना हो। तो जब कोई भी बिजनेस होता है वो कौन से अकाउंट में अपना बैंक का किस टाइप के अकाउंट में ओपन करता है? करंट अकाउंट। तो ये बेसिक चीज़ होती है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल ये होता है कि जितनी भी चीज़ें हम कई बार बैंक के जरिए करते हैं उन्हें नाम दे देते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, समझ आया? तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी से साथ साथ सीख लेंगे। ठीक है जी, चलो तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल को लिखा है ट्रांजैक्शन डिपॉजिटेड इन बैंक। डिपॉजिटेड इन बैंक का मतलब ये होता है कि हमने पैसे जो हैं वो अपने बैंक में जमा करवाए। तो आपको मैंने जो समझाया था ना कि हम बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमने बैंक को बोला कि भाई हम 30,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे। तो इसकी आप अगर अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो तो बता सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है? कैश माइनस होता है और बैंक में प्लस होता है ना, यही होता है।
तो हम इसको अब जर्नल एंट्री बनाकर लिखेंगे। तो आप लिखो आंसर में 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा है ना, बैंक वाला। और 2 कैश अकाउंट, हमारा कैश वाला एसेट घट रहा है। तो बैंक बढ़ रहा है और कैश घट रहा है, तो इसको जर्नल एंट्री बना के लिख लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमने पैसे जमा कर दिए। उसके बाद जी 3 अप्रैल, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक का मतलब इसका उल्टा हो गया, ऊपर वाले का। इस बार आप बैंक में से पैसे निकाल लेते हो, ठीक है ना, बैंक में से पैसे निकाल के अपने ऑफिस ले आते हो, बिजनेस में ले आते हो। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? बिल्कुल सही, तो ये बन जाएगी इसकी जर्नल एंट्री। तो लिख लेते हैं 3 अप्रैल की जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश जो है वो बढ़ गया, और टू बैंक अकाउंट, बैंक हमारा कम हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये सबसे बेसिक ट्रांजैक्शन होती है पैसे जमा करने की और पैसा निकालने की। उसके बाद 7 अप्रैल में लिखा है वेजेस पेड बाय चेक। अब हमने वेजेस पे करे 7000, लेकिन चेक से पे करे तो मेरा बैंक कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट में से पैसे कम हो जाएंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, तो इसका आंसर लिख लो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7000, है ना। क्या डेट थी? 7 अप्रैल। उसके बाद नेक्स्ट 10 अप्रैल, इसमें लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान ₹8500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। तो डिस्काउंट अलाउड आपको सिखाया था जब स्पेशल ट्रांजैक्शन करे थे। तो हमें चेक मिला दीवान से 8500 का, 500 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। और फिर ये लिखा है कि चेक इज़ डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। तो मैं आपको इसका रेलिवेंस थोड़ी देर बाद और दोबारा समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लो कि हमें दीवान से चेक मिला, एक दीवान नाम का व्यक्ति है, हमें उससे 8500 का चेक मिला और हमने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट अलाउ करा। तो अब हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? तो अब देखो, हमें चेक मिला यानी कि हमारे बैंक में पैसे आ गए, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 8500, क्योंकि हमें कितने रुपए का चेक मिला? 8500 रुपये का चेक मिला। दूसरा आपको सिखाया था डिस्काउंट हमने अलाउ करा, तो हमारा नुकसान हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 500, 500 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो इसका मतलब मुझे दीवान से कितने रुपए लेने थे वैसे, इसका मतलब 9000, तो टू दीवान 9000। तो मेरा डेटर जो है दीवान नाम का वो 9000 रुपये से कम हो गया। तो ये हमारी एंट्री होती है जब हम चेक रिसीव करते हैं, मतलब इस केस में, और हमने उसको 500 रुपये की छूट दे दी। तो इस पर आप स्टार लगा लो, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट था, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट अप्रैल 12 में लिखा है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन किसे बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन दिया। कई बार हम बैंक को ये बोलते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे अपने आप चीज़ों को, बिल को पे कर देना, तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल 1000 का, तो बैंक ने टेलीफोन बिल पे कर दिया, तो इसकी क्या एंट्री होगी? हाँ, अब टेलीफोन बिल मतलब एक एक्सपेंस हो गया, तो हम लिख देंगे टेलीफोन बिल अकाउंट या टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो, डेबिट
1000 टू बैंक अकाउंट, हमारे बैंक से पैसे कम हो गए, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट 14 अप्रैल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो इस पर आप एक स्टार ज़रूर बना लेना। तो ये मुझे आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू सिखाना था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखी है, लिखा है दिवांस चेक रिटर्न्ड बाय द बैंक एज डिसऑनर। अब इसका मतलब क्या होता है? तो अब देखो, ऊपर 10 अप्रैल वाले दिन एक दीवान नाम का आदमी था, तो थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करते रहना, किसी इमेजिनरी आदमी को मान लेते हैं ये दीवान है। अब उससे मैंने चेक लिया, तो चेक तो आप समझते हैं, जैसे आपने मुझे चेक दिया तो ऐसी दीवान ने मुझे चेक दिया 8500 का। अब ये चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, लिखा है देखो ऊपर, लेकिन ये वाला चेक 2 दिन बाद बैंक ने मुझे वापस भेज दिया और इसको कह रहा है एज डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर होने का मतलब समझते हो आप क्या होता है? डिसऑनर होने का मतलब हो गया एक तरह से चेक बाउंस हो गया, जिसे आपने लेमन टर्म्स में सुना हो। इसका मतलब है, हो सकता है उस चेक में कोई कटिंग हो गई हो सकता है उस चेक में कोई कहीं से कुछ फट गया हो सकता है या तो दीवान के अकाउंट में पैसे ही ना हो, किसी भी रीज़न की वजह से वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखना, मैंने 10 अप्रैल को 10 अप्रैल वाली एंट्री देखना, मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट कर रखा है, मतलब मैं तो ये मान रहा हूं कि मेरे पास पैसे आ गए, मेरे बैंक में पैसे आ गए, लेकिन 2 दिन बाद बैंक ने मुझे बताया कि ये चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। तो इसका मतलब अब मेरे बैंक से पैसे चले भी जाएंगे। तो जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपको एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखनी है कि 14 अप्रैल को अगर चेक डिसऑनर हुआ है, तो 14 अप्रैल को अगर चेक डिसऑनर हुआ है ना, तो मुझे क्रेडिट तो किसे करना ही करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को। तो मैं 8500 रुपये जो मुझे चेक के मिले थे पहले, मैं उसको अब बाउंस होने पर, चेक को डिसऑनर होने पर क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा। तो आपको समझ आ रहा है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने उसको डेबिट करा था ऊपर, तो वो हमने मान लिया था कि चेक मिला है, लेकिन आज वही चेक अब बाउंस हो गया, तो अब हम अपने बैंक में से पैसे काट भी लेंगे, कम भी हो जाएंगे, तो इसीलिए उसको क्रेडिट कर दिया। पहले इतना क्लियर हो गया। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये चेक मुझे किससे मिला था? दीवान से। तो अब थोड़ी देर के लिए आप मुझे दीवान की तरह इमेजिन करना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल चीज़ पूछने जा रहा हूँ। मैं अगर दीवान हूँ, मुझे आपको वैसे 9000 देने थे, लेकिन मैंने आपको कहा कि मेरी शक्ल देखो कितनी भोली मासूम लग रही है, प्लीज़ मुझे 500 रुपये आप डिस्काउंट दे दो। तो आप मेरी बातों में आ गए और आपने मुझे कितना डिस्काउंट दे दिया, 500 का। तो मैंने आपको कितने रुपए का चेक दिया, 8500 का। अब 2 दिन बाद बैंक से आपको खबर आई, आपको पता लगा कि दीवान तो बदमाश निकला और दीवान ने जो चेक दिया था वो तो बाउंस हो गया। तो अब आप दीवान से यानी कि मुझसे कितने रुपए मांगोगे? 9000 पूरा मांगोगे ना। अब जो आपने डिस्काउंट के 500 रुपये मेरी भोली सूरत को देख के दिए थे, वो आप कैंसिल कर दोगे। अब आप कहोगे वो तो सब हम नहीं मानेंगे, आप मुझसे अब कितने रुपए पूरे मांगोगे? 9000। वेरी गुड। तो अब जब हम दीवान से दोबारा 9000 रुपये मांगेंगे ना, तो अब दीवान दोबारा से हमारे लिए क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। तो अब हम दीवान को डेबिट कर देंगे 9000। अब अगर मैं एंट्री ऐसी छोड़ दूं तो ये मैच नहीं होगी। तो अब क्या एक पहलू रह गया इसमें? हाँ, जो डिस्काउंट आपने ऊपर अलाउ करा था मेरी भोली शक्ल को देखकर, अब आप गुस्से में उस डिस्काउंट को भी क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। तो अब आप जो ऊपर डिस्काउंट अलाउड आपने डेबिट करा था, उसी डिस्काउंट अलाउड को अब आप क्रेडिट करके यानी कि ख़त्म कर दोगे। आप कहोगे भाड़ में या डिस्काउंट विस्काउंट, अब
तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी चेक के डिसऑनर होने की, एक तरह से। अब रटने वाले बच्चों के लिए भी एक तरीका बता देते हैं, आसान तरीका। तो रटने वाले बच्चों के लिए तरीका ये बन गया कि अगर आप 10 अप्रैल वाली जर्नल एंट्री देखो ध्यान से, तब हमें चेक मिला था दीवान से, और वो चेक जब डिसऑनर हुआ या बाउंस हुआ तो आपने जस्ट उसी जर्नल एंट्री को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, उसको उल्टा बना देना है। तो देखो उल्टा बना दी, ऑटोमेटिकली आपकी ये जर्नल एंट्री देखो बन गई, उल्टा हो गया ना। समझ रहे हो उल्टा कैसे हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट था, वो दोनों क्रेडिट हो गए, और वहाँ पे दीवान क्रेडिट था, वो डेबिट हो गया। तो मतलब रटने वाले बच्चे के लिए भी काम आसान कर दिया। तो क्लियर हो गया? तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। चलो, तो 14 अप्रैल को चेक बाउंस कर लिया। उसके बाद 16 अप्रैल, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। तो आप इसमें डेबिटेड बाय बैंक को ब्लॉक बना लेना। डेबिटेड बाय बैंक का मतलब होता है, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, डिडक्ट करना। तो बैंक जो होता है वो हमसे चार्जेस लेता है, तो वो सीधा हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर देता है, उसको बैंक चार्जेस बोलते हैं। तो 400 रुपये के बैंक चार्जेस हो गए, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी 16 अप्रैल? हाँ, तो चार्जेस को बस हम ऐसे लिख देते हैं, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, यानी कि ये हमारा एक्सपेंस हो गया 400 टू बैंक अकाउंट, हमारे खाते से पैसे कम हो गए। उसके बाद 16 अप्रैल के बाद है 17 अप्रैल को लिखा है गुड सोल्ड। एक बार खाली गुड सोल्ड तक पढ़ना और मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताना क्या थी गुड सोल्ड की। आपने गुड्स बेचे, सेल करे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो इसका मतलब है कि आपने गुड्स सेल कर दी और आपके पास कैश आया, लेकिन वो कैश मैंने अपनी जेब में नहीं रखा। अब आगे पढ़ो, लिखा है सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक। इसका मतलब सेल करके पैसा कहाँ चला गया? अल्टीमेटली बैंक में चला गया। तो अब हम कैश को डेबिट नहीं करेंगे, हम कैश की जगह किसको डेबिट कर देंगे? बैंक को डेबिट कर देंगे। तो इसका आंसर लिख लो आप 17 अप्रैल का, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने ये 8000 सीधा बैंक में ही डाल दिए, टू सेल्स अकाउंट 8000। तो हमने सेल करी और पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद 19, ये पहले वाले की तरह ही हो जाएगा। बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मैंने बता ही दिया, और इस बार बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 1800। तो 19 अप्रैल की क्या एंट्री बन गई? हाँ, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1800 टू बैंक अकाउंट। अब एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं कौन बच्चा होशियार है। अगर ये इंश्योरेंस प्रीमियम की बजाय लिखकर दे देता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो क्या होता? तो फिर ड्राइंग्स हो जाता। याद आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन की चालाकी ध्यान रखना एग्जाम में। अगर वो लाइफ इंश्योरेंस की बजाय मतलब खाली इंश्योरेंस की बजाय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिख देता, तो उसको हम क्या मानते हैं? ड्राइंग्स। चलो खैर, उसके बाद जी लास्ट 25 अप्रैल को दिया है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये भी आप चाहे ब्लॉक बना के लिख लो। कलेक्टेड का मतलब होता है, बाय बैंक का मतलब होता है रिसीव करना, और डिविडेंड का मतलब किसी बच्चे को पता है? डिविडेंड वैसे आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे, डिविडेंड क्या होता है? नहीं पता? जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, शेयर वर्ड सुना है आपने? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट है ना, शेयर खरीदते हो, उसका छोटा छोटा जो पोर्शन होता है शेयर बोलते हैं। तो जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो कंपनी अपने शेयर धारक को, शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है।
तो ये एक तरह से एक थोड़ा टेक्निकल टर्म है, 12th में आएगा, लेकिन आप सिंपल ये समझ लो कि आपको पैसे मिले, आप ये समझ लो आपके बैंक में पैसे रिसीव हो गए, 2500 रुपये आपको मिल गए, तो आप क्या एंट्री करोगे? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पैसे मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट 2500 और 2 डिविडेंड अकाउंट, ये आपकी इनकम हो गई या रेवेन्यू मान लो, तो ये हमारा रूल भी हो गया। तो बेसिकली ये हो गया हमारा पॉइंट। तो इसको आप क्लोज कर दो, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो समझ आए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस? क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो परफेक्ट। अब इसके नीचे हमें एक नया पॉइंट डिस्कस करना है, छोटा सा। तो अगर आपको याद हो तो आपको स्पेशल ट्रांजैक्शंस में कितने लिखवा चुका? टोटल 11। याद है आपको? 11 तक लिख ली थी हमने संख्या। तो आज आपको बस एक छोटा सा, बहुत ही छोटा, सबसे छोटा पॉइंट नंबर 12 मुझे लिखवाना है। तो पॉइंट नंबर 12 में लिखो, इसकी हेडिंग है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एसेट। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एसेट। तो इसमें लिखो ए पॉइंट, wages paid ₹5,000 on installation of machine। अब क्या होता है, जैसे एक इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर हम कोई मशीन लेकर आते हैं, मशीन खरीद के लाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी मशीन है। अब इतनी बड़ी मशीन आप अकेले तो सर पे उठा के फैक्ट्री के अंदर रख नहीं सकते, तो आपको मज़दूरों को बुलाना पड़ता है। मज़दूरों को आपको बोलना पड़ता है कि भाई मज़दूर जी, इस बड़ी सी मशीन को आप उठाकर फैक्ट्री के अंदर रख दो, इंस्टॉल कर दो। तो फिर वो मज़दूर जो हैं आपकी बड़ी सी मशीन को फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल करते हैं। अब मज़दूर इस इंस्टॉलेशन के बदले में कहते हैं कि जी 5,000 रुपये लगेंगे, देखो दिहाड़ी हमारी। तो आपने मजदूर को 5,000 रुपये पे कर दिए, वेजेस पेड 5,000। तो हमें इसकी जर्नल एंट्री लिखनी होती है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री आप पहले बताओ क्या होगी? तो इसकी जर्नल एंट्री जो एक मूर्ख बच्चा होता है एग्जाम में, वो करता है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसे लगता है वेजेस एक एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया, और कैश हमने पे करा तो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना, यही बात इसमें स्पेशल है, समझ रहे हो भाई? तो वेजेस को आप कभी भी यहां पर डेबिट नहीं करोगे। यहां पर डेबिट किसे करा जाएगा? जिस एसेट को खरीदने या जिस एसेट के वजह से आपने वो खर्चा करा। तो ये आपने मजदूर को दिहाड़ी जो दी, वो क्या इंस्टॉल करने के लिए दी? मशीन। तो ये है इसमें स्पेशल बात। तो आप सही आंसर इसका लिख लो, मशीन अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट। तो इसकी स्पेशलिटी ही ये होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसी तरह एक और बी, ये मैं आपको दूंगा, आप फिर आप अपने आप करना। बी में लिखा है इंस्टॉलेशन expenses ₹2,000 paid after purchase of furniture। Installation expenses ₹2,000 paid after purchase of furniture। तो बताओ इसकी जर्नल एंट्री। लेकिन एग्जाम में मूर्ख बच्चा क्या करेगा?
तुम एग्जाम में यही करोगे ना, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ तुम बताओ चलो। फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो समझ गए बात सब बच्चे। तो फर्नीचर की वजह से आपने इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस पे करे, तो आप इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को नहीं करोगे डेबिट, आप करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेसिकली आपको ये करना पड़ेगा। चलो, तो अब हम वापस से क्वेश्चनों पर चलते हैं। जो बातें हमने सीख रखी हैं उनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखते हैं। पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर, जरा देखूं तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो। जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। तो हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पहले। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखते हैं, बहुत ही सिंपल है और इसके बारे में आपको सिखाया था ऐसा मुझे याद है, लेकिन आप भूल गए होंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। चलो तो देखते हैं क्या क्या कह रहा है। 1 अप्रैल, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर ऑफ 1000 फॉर पर्सनल यूज। तो याद है सिखाया था आपको, गुड्स आपको छोड़ के चले जाते थे, एक टॉपिक लिखवाया था, याद आ गया। तो पहले पॉइंट में कह रहा है कि गुड्स जो हैं वो ओनर पर्सनल यूज के लिए लेकर चला गया। तो क्या एंट्री सिखाई थी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा उसने। और क्रेडिट किसे करना सिखाया था? टू परचेज अकाउंट। याद करो वो लॉजिक जब आपको सिखाया था कि अगर गुड्स आपको छोड़कर चले जाते हैं तो हम किसे क्रेडिट करते हैं? परचेज अकाउंट को। तो ये आपको लिखना है सही आंसर। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब इसी तरह देखो सेकंड पढ़ो, सेकंड आप सही बता दोगे। सेकंड में लिखा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। आपने 500 रुपए के गुड्स लोगों को फ्री में बांट दिए सैंपल की तौर पे, तो आपके गुड्स आपको छोड़कर चले गए। तो इसकी एंट्री क्या लिखवाई थी? सैंपल या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट और टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स आपको छोड़कर चले गए। याद आ गया कॉन्सेप्ट, वो गुड्स छोड़ के जाने वाला। उसके बाद 3 अप्रैल देखो इसमें लिखा है गुड्स गिवन एज चैरिटी। 300 रुपए आपने गुड्स, 300 रुपए के गुड्स भिखारी को दे दिए। वेरी गुड। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो जब भी गुड्स आपको छोड़ के जाएंगे बस ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद देखो 4 अप्रैल को लिखा है टिम्बर। टिम्बर मतलब गुड्स ही होता है, क्योंकि ये जो बिजनेस कर रहा है व्यक्ति, ब्रैकेट में लिखा भी है एज्यूम दैट द फर्म इज ए टिम्बर मर्चेंट। तो इसका काम लकड़ियों का ही काम है। टिम्बर मतलब लकड़ी होता है, तो इसका काम लकड़ियों का है, गुड्स है इसके लिए। तो गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर 5000। तो आपके गुड्स आपको छोड़कर चले गए फर्नीचर में, तो क्या एंट्री होगी? वेरी गुड। तो अगर तुम सीख गए आयुष भाई, तो इसका मतलब ये कि भारतवर्ष का बच्चा बच्चा सीख गया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये सबसे सिंपल होता है। ये वाला क्वेश्चन पहले जब एग्जाम में आता है तो बच्चा पहले डांस करता है 2 मिनट, फिर सॉल्व करता है। अब देखो 5 अप्रैल को लिखा है, देखो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर।
अब आपके गुड्स आपको छोड़कर चले गए, फिर से जल गए, आग लग गई, तो इसका क्या होगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स आपको छोड़कर चले गए। इसमें आप चाहो तो डेबिट में दूसरा और कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कर सकते हो, दोनों ठीक होते हैं, ठीक है ना? हाँ वो भी ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि आपकी टीचर ना माने तो आप मेरे से झगड़ा करने आओ कि टीचर नहीं मान रही, तो चाहे टीचर माने या ना माने ये भी लिख सकते हैं, तो जो आपकी वैसे टीचर बोले वो लिख लेना, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद 6 अप्रैल को लिखा है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि जैसे गुड्स रास्ते में आ रहे थे, ट्रक के अंदर गुड्स आ रहे थे, अब रास्ते में डाकू आ गए और डाकू ये ट्रक लेके चले गए, तो आपके गुड्स जो हैं वो रास्ते में खो गए, उसे बोलते हैं लॉस इन ट्रांजिट। तो आपके गुड्स आपको छोड़कर चले गए, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? हाँ, तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 2000 रुपये टू परचेज अकाउंट। तो बताओ इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? बताओ कौन बच्चा बताएगा, इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स तो हेडिंग हो गई। आपने ये सीखा कि अगर गुड्स आपको कभी भी छोड़कर चले जाएंगे तो आप हमेशा 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 क्रेडिट किसे करोगे? परचेज अकाउंट को। तो देखो सारे आंसर में क्रेडिट कौन हो रहा है? परचेज अकाउंट। ठीक है, तो ये बात का याद रखना। चलो तो ये भी हो गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न पर, 9 देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। नंबर 1, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज। तो इसकी अभी आप 1 अप्रैल की डेट लिखकर जगह छोड़ दो। ठीक है, इसकी डेट लिख के अभी जगह छोड़ दो। उसके बाद 2 अप्रैल, 2 अप्रैल की आप बताओ, ये आपको बेसिक ट्रांजैक्शन में सिखाया था। परचेज्ड न्यू मशीनरी, आपने एक नई मशीन खरीदी बच्चों 42,500 की। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये आप लिख सकते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद नंबर 3 अप्रैल को लिखा है पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी। फ्रेट और कैरेज का मतलब पता है क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वगैरह, या जब आप कोई बड़ी मशीन खरीदते हो तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हो, उसका कोई खर्चा होता है, उसका कोई एक्सपेंस होता है, उसको फ्रेट एंड कैरेज बोलते हैं। तो आपने फ्रेट और कैरेज पे करा मशीनरी खरीदने पर या मशीनरी पर 2500 रुपये का। तो बताओ इसकी क्या जर्नल एंट्री करोगे आप? बताओ, आपने फ्रेट पे करा तो क्या एंट्री होगी? फ्रेट एंड कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये तो करेगा वो बच्चा जो एग्जाम में मूर्ख होगा, लेकिन आप तो होशियार हो। आप क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने अभी अभी जो आज पॉइंट नंबर 12 सीखा उसमें यही सिखाया था कि जब आप कोई एसेट खरीदते हो या एसेट के लिए कोई एक्सपेंस करते हो
तो फिर आपको क्या लिखना पड़ता है, एसेट का वो नाम लिखना पड़ता है। याद आ गया अभी वाला पॉइंट। तो 3 अप्रैल की एंट्री होगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो एक और मौका, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को लिखा है पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी 5000। तो 4 अप्रैल को बताओ आपने मशीन खरीदने के लिए इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे करे 5000, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000, है ना आयुष, यही कह रहे हो? तो क्या आयुष सही कह रहा है? ओके, तो बाकी बच्चे कह रहे हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो समझ गए मेरे प्यारे बच्चों बात। आपने अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीनरी को खरीदने के लिए पे करी है तो आप किसे डेबिट करोगे, मशीनरी को। तो याद रहिए बातें। उसके बाद नंबर 5, ये सिंपल है, ये तो आप वैसे ही बता दोगे। 5 को लिख रहा है परचेज्ड ए सेकेंड हैंड मशीनरी। आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी 18,000 रुपये की। मतलब अब सेकेंड हैंड से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बस वो तो आपने खरीद ली एक तरह से मशीनरी। तो 5 अप्रैल को क्या एंट्री करेंगे हम, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। तो कितने रुपए की खरीदी, 18,000। तो ये तो चलो सिंपल है, खरीदने में तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझ गए, अगर एक्सपेंस आप करते हो किसी मशीन को खरीदने के टाइम पर तो वो भी मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट हो जाएगा। उसके बाद अब हम नंबर 6 अप्रैल और 1 अप्रैल को देखेंगे। ये क्या है सर? अब 6 अप्रैल को लिखा है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी। अब आपने 5 तारीख को एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है ना, पुरानी मशीन खरीदी। देखो तो भाई पुरानी मशीन का कुछ भरोसा तो होता नहीं है, तो इसीलिए आपको अगले ही दिन 6 तारीख को क्या कराना पड़ गया सर, रिपेयर कराना पड़ गया। तो आपने अब ये रिपेयर करने के पैसे दिए 2500। अच्छा, अब एक बार फर्स्ट वाला भी पढ़ लो लगे हाथ। फर्स्ट वाले में लिखा है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज। एग्जिस्टिंग मशीनरीज मतलब आपके पास पहले से कुछ मशीनरीज होंगी, है ना, आपके पास पहले से कुछ मशीन्स होंगी। तो उन मशीन्स में आपने कुछ मरम्मत करवाई, कुछ रिपेयर करवाया 1000 का। तो 1 और 6 में बाकियों के मुकाबले क्या अंतर है, कौन नोटिस करके बता पाएगा कि 1 और 6 को मैं क्यों अलग से डील कर रहा हूं? उनमें ऐसा क्या है जो बीच में बाकियों में नहीं है? चलो तो पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर आपको आंसर लिखवाऊंगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। 2 बातें होती हैं बच्चों। पहली बात तो ये कि मान लेते हैं आपने कोई मशीन परचेज करी, ठीक है ना, आज, और उसको परचेज करने के बाद आपको कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे करना है, या आपको कोई वेजेस पे करनी है, या आपको कोई और क्या था, जैसे इस क्वेश्चन में था, मान लो फ्रेट पे करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जब आप कोई मशीन खरीदते हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब आप कोई मशीन खरीदते हो आज, और फिर खरीदने वाले दिन आप कोई भी इंस्टॉलेशन, कोई भी वेजेस, कोई भी फ्रेट उससे संबंधित पे करते हो, तो तब तो हम किसे डेबिट करते हैं, मशीन को ही डेबिट करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो उसको खरीदने के साथ साथ का ही खर्चा है। जैसे आप कभी शोरूम जाओ, और शोरूम जाओ आप गाड़ी के, और आप गाड़ी खरीदो, तो आप गाड़ी के साथ कहीं कुछ छुटमुट चीज़ें भी खरीद लेते हो, है ना। वो कहता है गाड़ी के अंदर रखने के लिए ये भी खरीद लो, कवर भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। तो वो सारी चीज़ें मानते हैं कि ये गाड़ी के साथ ही जुड़ गई, ये गाड़ी की ही कॉस्ट में आ गई। लेकिन केस 2, अगर आपके पास कोई मशीन पहले से है, ठीक है,
और आप अपनी कोई पहले से वाली ही किसी मशीन को बस रिपेयर करवा रहे हो, तो अब मजेदार बात यह है कि इसे फिर मशीन अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हमने कोई मशीन खरीदी नहीं है, ये मशीन तो हमारे पास पहले से है। और पहले से होने वाली मशीन पर अगर हम कोई रिपेयर करते हैं तो दैट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस। तो ये रिपेयर जो है ये हमारे लिए क्या है, एक नॉर्मल एक्सपेंस, मतलब खाली एक्सपेंस ही लिख देता हूं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों में, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। तो अब देखो, अब पहले 1 अप्रैल को लिखा है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन्स 1000। तो अब 1 अप्रैल का आंसर क्या बनेगा मेरा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब आप पहले से खरीदी हुई मशीनों पर रिपेयर करते हो, या आपने बाद में अगर कोई खरीदी और खरीदने के टाइम पर इंस्टॉलेशन या फ्रेट दिया तो खर्चा करा। तो इस क्वेश्चन में बच्चा कई बार पहले वाले का भी आंसर क्या लिख लेता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट लिख लेता है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो अब आपने क्या सीखा, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास, अगर मान लो मेरे पास ये लैंप पहले से, अब मैं इसको रिपेयर करवाऊंगा तो मैं कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा, रिपेयर अकाउंट। लेकिन अगर मान लो मैं आज ये लैंप खरीद के आया और आज इसको इंस्टॉल करने के पैसे दे रहा हूं, तो फिर मैं क्या डेबिट करूंगा, मशीन अकाउंट। समझ गए फर्क? तो ये बात का ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह 6 अप्रैल, अब 6 अप्रैल में भी क्या लिखा है, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी। तो मशीन आपके पास पहले से थी, एक दिन पहले खरीदी थी और आज तो आप रिपेयर करवा रहे हो बस। तो इसका 6 अप्रैल का भी आंसर क्या हो जाएगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 2500 टू कैश अकाउंट 2500। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो 6 अप्रैल का आंसर हो गया रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कब खरीदा, कब खरीदा हमने मशीन, आज खरीदी, कल खरीदी थी। तो इसका मतलब ये भी तो आज आते आते एग्जिस्टिंग हो गई ना। इस मशीन को क्या बोलोगे आप कि ये आज खरीदी या ये एग्जिस्टिंग है, पहले ये सोचो। एग्जिस्टिंग है ना। तो अगर हम कोई एग्जिस्टिंग मशीन पर रिपेयर का खर्चा पे करते हैं तो दैट इज रिपेयर अकाउंट, है ना। तो थोड़ा सा ये ग्रे एरिया में आता है, लेकिन आप मुद्दे की चीज़ याद रखना, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो अल्टीमेट बात होती है कि अगर आप कोई भी मशीन आज खरीदते हो तभी आप मशीन अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि उससे जुड़े हुए एक्सपेंसेस आपके कार की कॉस्ट में या मशीन की कॉस्ट में आ जाते हैं। इसको प्रैक्टिकली सोचो, आप शोरूम से एक गाड़ी खरीदने गए तो शोरूम वाले ने कहा कि इसमें परफ्यूम भी लगा लो, तो आपने गाड़ी में परफ्यूम भी लगा लिया, तो आप उस परफ्यूम की कॉस्ट को जोड़कर ही बोलते हो ना कि ये मेरी पूरी गाड़ी की कॉस्ट इतनी आई। लेकिन अब आप गाड़ी लेके शोरूम से बाहर निकल गए और अगले दिन उसमें मान लो कुछ गड़बड़ हुई और अगले दिन आपने उसके पहिए टायर्स चेंज करवाए, तो अब वो जो टायर चेंज करवाने का या रिपेयर का जो एक्सपेंस आया, क्या वो भी आप यही बोलोगे अपने दोस्त को, यार मैंने शोरूम से इतने की गाड़ी खरीदी? नहीं ना, वो तो आप अलग बोलोगे कि ये मेरा रिपेयर हो गया, वो रिपेयर्स है। तो हमेशा पहले से खरीदी हुई मशीनों पर जब हम कुछ खर्चा करते हैं तो वो तो एक रिपेयर माना जाता है या एक्सपेंस अलग माना जाता है, तो उसको हम अलग रिकॉर्ड करते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट ये होता है। तो समझ आ गया अच्छे से? चलो परफेक्ट। तो बस क्वेश्चंस तो हमें यही करने थे। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है, तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे
अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है, इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए हम। हाँ बच्चों को, तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है, बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं।